अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। इस एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी को पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि हमने आज तक बायोलॉजी की मदद से या फिर मेडिकल की हेल्प से आज तक हमने किन किन डिज़ीज़ का सॉल्यूशन निकाल लिया है, कैसे निकाला, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एफ़र्ट्स लगाए और उसकी वजह से आज जो अर्थ है या फिर वर्ल्ड है इतना एडवांस हो चुका है। तो चलें देखते हैं वन बाय वन। तो पेज नंबर 10 पे ही अवेलेबल है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। फ़िलहाल इतनी इतनी बातें नहीं हैं जिनकी जैसे कि बायो की हेल्प से या फिर मेडिकल की हेल्प से जो आज तक हुआ है। हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जितना लिखा हुआ है हम उस बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर डिटेल में इसकी पढ़ाई की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेंट भी हुई हैं और डिस्कवर्ड भी हुई हैं, जिसकी मदद से आज वर्ल्ड जो है इतना एडवांस हुआ है इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो चलें इसको अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले नंबर पर जो है वो है इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है या फिर इम्यून सिस्टम क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, इम्यून सिस्टम जो होता है वो हर ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है। उसका वर्क क्या होता है कि इंसान को हर डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना, यानी कि किसी भी टाइप का बैक्टीरिया आ जाए या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जो अंदर होना नहीं चाहिए, या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरतमंद नहीं है, तो उसकी जो मतलब वो जो डिज़ीज़ फैलाता है उस डिज़ीज़ से बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखी हैं वो ये है कि वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन आपको पता है क्या होती है। जैसे आजकल शायद अभी भी शायद चल रहा है, लेकिन पहले तो था भाई कि हर बंदा जो है कोरोना की वैक्सीनेशन कराए, उसके बगैर कहीं पे आना जाना पॉसिबल नहीं था। कहीं पर भी बच्चे को या फिर स्टूडेंट को पेपर देना अलाउ नहीं था। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारे सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस जिन्होंने करवाई थी ये थे हमारे एडवर्ड जेनर भाई साहब इन 1795 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि भाई वैक्सीनेशन को इन्वेंट किया था। किसकी वजह से किया था? क्योंकि भाई उस टाइम जब इन्होंने वैक्सीनेशन इन्वेंट की थी या फिर इंट्रोड्यूस की थी, तो वो जो बनाई गई थी वैक्सीन, वो बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स के ऊपर। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ थी जो कि अब तो है नहीं, ख़त्म हो गई है, लेकिन उस टाइम इसकी बड़ी वैल्यू चल रही थी, जैसे कोरोना की चली थी कि भाई ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से इन्होंने स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ एक वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, अब वैक्सीनेशन जो होती है वो ओरल भी हो सकती है, यानी कि मुंह के ज़रिए भी कराई जा सकती है, यानी बंदा ओरल कोई चीज़ पी ले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पोलियो है। अब पोलियो जो एक डिज़ीज़ है वो आजकल भी हमारी कंट्री में पाई जाती है, और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं, और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारी कंट्री में भी है और दूसरी भी कंट्रीज़ में ही पाई जाती है। तो पोलियो जो है, अब वो तो एक ख़तरनाक डिज़ीज़ कहलाती है, लेकिन इसका अगर इलाज करा लिया जाए, जैसे इसकी वैक्सीनेशन करा ली जाए। जैसे कि आते हैं घर पर मल्टीपल लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप अपने छोटे बच्चों को वैक्सीन करवा लें पोलियो की, तो उन्हें वो ओरल देकर चले जाते हैं, यानी मुंह के ज़रिए, और एक होती है इंजेक्शन के ज़रिए देना। तो ये होता है इम्यूनाइजेशन। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपने वैक्सीनेशन करा ली है तो वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, किसी भी टाइप के बैक्टीरिया से आपको बचाएगा कैसे, और आपकी बॉडी को हिफाजत कैसे देगा। तो चले मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी बंदे को कोरोना हो जाए और वो जाए डॉक्टर के पास, और या फिर वो जाके अपनी वैक्सीनेशन कराना चाहे, तो वैक्सीनेशन असल में वर्क कैसे करेगी? वो ये करेगी कि मतलब बैक्टीरिया या फिर वायरस, किसी भी टाइप की चीज़ जो है वो इंसान के ह्यूमन में आ चुकी है। अब हुआ क्या है कि इम्यून सिस्टम ने उसे पहचान लिया है, उसकी एक पिक्चर खींचकर अपने पास रख लिया, और वो पिक्चर हमेशा इम्यून सिस्टम संभाल कर रखता है अपने पास। समझ लो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस की शनाख्त को हमेशा संभाल के रखता है, ताकि वो दूसरी दफ़ा जब भी इंसान की बॉडी में एंटर हो तो वो उसको मतलब बैक्टीरिया या वायरस को डिज़ीज़ फैलाने से या फिर अपनी डिवीज़न करने से पहले ही उसे मार दे। समझ रहे हो बात को? ये होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि बैक्टीरिया की किसी भी पार्ट की जो पिक्चर वो लेता है इम्यून सिस्टम, उस हिस्से को बोलते हैं एंटीजन। चाहे अब वो बैक्टीरिया का फेस हो या फिर उसका हथियार हो जो वो लेकर आया है साथ, जो इंसान को मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो वो उसकी पिक्चर ले लेगा एंटीजन की। और फिर जब हम इम्यूनाइजेशन करेंगे, यानी कि जब हम वैक्सीन करवाएंगे,
तो होगा क्या कि इम्यून सिस्टम के अंदर जब वैक्सीन जाएगी तो किसी भी वायरस के ख़िलाफ़ जब वैक्सीन जाती है तो इम्यून सिस्टम उससे अपनी एंटीबॉडीज़ बनाता है। समझ रहे हो? एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि वो एंटीजन को आती हैं एंटीजन के पास और उसको कवर कर लेती हैं अपने अंदर, ताकि वो बात फैला ना सके, ज़्यादा डिवीजन ना कर सके, उसे वहीं पे रोक देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लो एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है कि ये एंटीजन है, ठीक है, और ये है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ने क्या किया कि एंटीजन के ऊपर आ गई और इसको कर लिया कवर। अब उसको आगे बढ़ने नहीं दिया तो वो डिवीज़न हुई नहीं, या फिर उसको इस काबिल कर दिया कि बिल्कुल उसकी सलाहियतें छीन ली और उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। क्योंकि बैक्टीरिया हो या वायरस जब भी अंदर एंटर होता है तो वो बहुत ही यानी ताकतवर होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए वो एक नई चीज़ है। इम्यून सिस्टम उसे जानता नहीं है ना पहचानता है, तो वो अंदर जैसा चाहता है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम क्या करता है कि उन एंटीबॉडीज़ की मदद से उसको आगे बढ़ने से रोकता है। और हमेशा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वैक्सीनेशन करा ली है तो वैक्सीनेशन क्या करेगी कि आने वाले दौर में जब भी वो वाला बैक्टीरिया या फिर वायरस आपकी बॉडी में एंटर होगा तो वो एंटर होगा अंदर। अब वो अपना काम जैसे ही शुरू करना चाहेगा इम्यून सिस्टम उसे पहचान जाएगा। इम्यून सिस्टम बोलेगा हाँ भाई तू आ गया, रुक बताता हूँ तुझे, मैं रुक बताता हूँ। वो फ़ौरन उसे मार देगा और या फिर उसको इतना कमज़ोर कर देगा कि उसके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी ताकत नहीं रहेगी जो इंसान को नुकसान पहुंचा सके। बहुत हो गई इसकी डिटेल, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको शायद बात समझ आ गई होगी, और इसमें एक और बात ज़रूरी है वो भी सुन लो कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिसको करवाने के बाद हमें लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन मिलती है। यानी सारी ज़िंदगी किसी भी वायरस के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में अगर हमने वैक्सीन करवा ली है तो वो साला कुछ भी कर ले हमें बीमारी नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं वैक्सीन या फिर कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो वैक्सीन कराने के बाद हमें लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन नहीं देती हैं, हमें सारी ज़िंदगी मतलब प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। कभी ना कभी वो डिसीज़ दोबारा हमें हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की जो यहाँ पे एक लिखी हुई डेफिनेशन वो ये है कि भाई सब्सटेंसेस हैं इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आपको पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो आँख से नज़र नहीं आता, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर उसको ख़त्म करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको बिल्कुल किल करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं जो आज हमारे हर घर में इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर सर में दर्द हो रहा है तो फिर पैनाडोल ले लो या फिर एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, इसको ये कहते हैं। अब जो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई है, ठीक है, देखो इन्वेंट नहीं हुई है, डिस्कवर्ड हुई है, यानी कि नेचर में पहले से थी, कुदरत में थी ये, और इसको बस समझ लो जैसे एक्सेप्ट किया था कि इन्होंने साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो एक फंगस से मिली थी। ठीक है, और उस फंगस का क्या नाम था जिससे मिली थी, वो था पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, अब इसकी जो डिस्कवरी की थी या फिर इसके बारे में जो स्टडी करके और इसको फिर इस्तेमाल करना जिन्होंने शुरू करवाया था वो थे हमारे फ्लेमिंग भाई, फ्लोरे और चेन। ठीक है, और इन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था या फिर इसको जब डिस्कवर्ड किया था तो उसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1945। ठीक है, अब ये जो होती हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मतलब मल्टीपल टाइप की डिजीज़ में काम आती हैं। फॉर एग्जांपल टीबी। टीबी जब आया था तब वो एक बड़ा ख़तरनाक डिज़ीज़ कहलाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 6 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स की करके मतलब एंटीबायोटिक लेके फिर बंदा उसको ख़त्म कर सकता है। सेम है लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, ऐसी बहुत सारी हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की मदद से आज हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स क्या करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। तो ये है एक डायग्राम जो अगर आपने समझ ली तो आपको पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक जो है वो आखिर वर्क करती कैसे है।
तो चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये सेल है, अब ये एक बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया के सेल के पास दो चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन जो उसे प्रोटेक्ट करवाने वाली चीज़ होती हैं वो ये होती हैं, एक होती है मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। अगर किसी बैक्टीरिया से उसकी सेल वॉल को छीन लिया जाए या फिर उसको ख़राब कर दिया जाए तो बैक्टीरिया जो है इतना ताकतवर नहीं रहता है जो खुद को दोबारा इस कैपेबल बना सके कि वो डिजीज़ फैला सके और अपनी डिवीज़न कर सके। अब होता क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हुई, हमने खा ली एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक की एक छोटी सी डायग्राम है, यानी पिक्चर बनाई हुई है। तो भाई एंटीबायोटिक ने क्या किया कि आई और इसने इसके सेल वॉल को कर दिया नुकसान और ये घुस गई बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अब ये अंदर गई तो इसने क्या किया कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया और साथ में सेल मेम्ब्रेन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। अब ये चली आगे तो क्या हुआ कि सेल जो था बैक्टीरिया का उसकी ग्रोथ हो गई ख़राब और जो एंटीबायोटिक थी वो बढ़ती गई। फिर आखिर में क्या होता है कि ये जो होता है एंटीबायोटिक वो सेल को बिल्कुल ही ख़राब कर देती है और एंड में जो सेल होता है बैक्टीरिया का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इस वजह से डिजीज़ भी ख़त्म हो जाती है और बैक्टीरिया भी मर जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर समझा देते हैं। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल जो होता है वो प्रोटेक्ट हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से और सेल वॉल से। अगर सेल वॉल को छीन लिया जाए, ख़राब कर दिया जाए तो फिर बैक्टीरिया जो होता है वो इस कैपेबल नहीं रहता जो काम बढ़ा सके और अपने आप को डिवीज़न कर सके। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है भाई कि आती है और इसमें फैलना शुरू हो जाती है। इस हद तक फैलती है कि उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है। देखो बिल्कुल अब ये ख़त्म हो गई और बिल्कुल बात ख़त्म हो जाती है। इस वजह से बैक्टीरिया मर जाता है और इंसान की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक जो होती है वो सिर्फ सेल वॉल को अटैक नहीं करती है, वो किसी भी चीज़ को अटैक कर सकती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के एंजाइम को अटैक कर सकती है, किसी भी चीज़ को अटैक कर सकती है जो उसे ताकत दे रही है। ठीक है, अब एंजाइम क्या होते हैं ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का फ़ायदा नहीं। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है ये आपको समझ आया होगा। तो चलें अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है रेडियोथेरेपी का। अब रेडियोथेरेपी का क्या मतलब होता है? जिनमें हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जिसकी एग्जांपल क्या है? एक्सरेज, ठीक है, एंड अदर, यानी कि सीटी स्कैन होगा। अब इससे क्या होता है कि मतलब हमें इंटरनली पता चल जाता है रेजिस की मदद से कि इंसान के अंदर क्या मसला चल रहा है। डायग्नोस करने में उसको आसानी होती है एंड ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। ठीक है, ये जो होती हैं इनमें हाईली डोज भी पाए जाते हैं और यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ ऐसी मतलब डिज़ीज़ के लिए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स एंड ट्यूमर्स। ठीक है, अब ये जो रेडियोथेरेपी है ये उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे मतलब बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कैंसर हो गया, तो उस ख़ास जगह को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस। ठीक है, ये लेकिन बहुत नुकसानदेह होती है, ह्यूमन्स के टिश्यू को ख़राब कर देती है काफ़ी हद तक। ठीक है, ट्यूमर्स क्या होता है? ये भी एक कैंसर्स की फॉर्म है कि सेल की डिवीज़न होते ही जाना, कोई रुकना ही नहीं है। समझे? तो ये इस जगह पे इस्तेमाल होती है रेडियोथेरेपी। और एक्सरे भी उसकी एक एग्जांपल है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज करते हैं और इंटरनली भी देख पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इससे अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। अब ये भी जो है कीमोथेरेपी, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें सर्टेन केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत ही ख़ास केमिकल्स की सब्सटेंसेस हैं। जैसे ये भी एंटीबायोटिक की एक एग्जांपल है, लेकिन ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाईली मतलब बहुत ही ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो मतलब अनक्यूर्ड डिजीज़ के लिए किया जाता है, लाइलाज मर्ज के लिए किया जाता है। अब जो रेडियोथेरेपी थी वो इसलिए की जाती थी ताकि किसी एक बॉडी के किसी एक जगह पे रेजिस कराया जाए और उस मसले को या फिर उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ लोग होते हैं बेचारे जिनको मतलब काफ़ी मतलब हद तक फैल चुका होता है पूरी बॉडी में, तो रेडियोथेरेपी होगी नहीं। ठीक है, या फिर ऑपरेशन करने से तो इंसान रहा।
तो उसको कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी से जो उसकी एग्जाम्पल्स हैं वो दोबारा कैंसर है और एड्स है। एड्स का मतलब होता है कि मतलब जो इम्यून सिस्टम इंसान का वो इस हद तक ख़राब हो चुका होता है या पे इतना कमज़ोर हो चुका होता है जो कोई भी बीमारी को फ़ौरन अटैक कर लेती है बीमारी उस पे इंसान पे, और वो बहुत हद तक बीमार हो जाता है। ठीक है, तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। इसके बाद मतलब और भी टॉपिक्स हैं 2-3, इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।